प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जाम का एक स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन गलत अप्रोच की वजह से स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। आज की इस शॉर्ट रिवीजन में हम प्रोबेबिलिटी के सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो सीबीएसई एक्चुअली पूछता है। अब ये इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेट्स सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब आपका इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। इसे हम ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हो? ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो जब आपका बी ऑलरेडी हो चुका है। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। साथ में हमारे पास एक कंडीशन आती है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी तो उस केस में आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड कब होती है? जब आपकी डिनोमिनेटर वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ लेट्स से कि एक टेस्ट है जिसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि वो टेस्ट दे रहे हैं। उसके आपके पास 2 राउंड्स हैं। लेट्स से फर्स्ट ए राउंड एंड देन बी राउंड। अब फर्स्ट राउंड में 40 स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और लास्ट में हमें हमारे टॉप 5 मिल जाते हैं। सेकेंड राउंड में 40 स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में और उसके बाद आपको आपके टॉप 5 मिल जाते हैं। अब अगर सिंपली आपसे पूछे कि आप टोटल की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया इन टोटल मतलब कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5 ने क्वालिफाई किया। टोटल कितने थे? 100। ये तो हो गई आपकी सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब अगर यहाँ पे वो कंडीशन लगा दे कि आपको तब प्रोबेबिलिटी बतानी है जब आपका ए इवेंट हो चुका है, मतलब फर्स्ट राउंड हमारा कंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तब हम ये फर्स्ट राउंड से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब तब आप ये वाला पोर्शन नहीं लोगे, तब आप यहीं से स्टार्ट करोगे। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाई हुए हैं? 5। बट टोटल थे कितने? वो 40 थे। अब हम 100 नहीं लेंगे, 40 लेंगे, क्योंकि कंडीशन आपके पास लग चुकी है कि आपको यहां से काउंट करना है। ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिकली आप इसे यहाँ से समझ सकते हो कि सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम ये कार्ड्स का एग्जांपल लें कि आपने रैंडमली एक कार्ड निकाला है और जो कार्ड हमारा आया है वो है रेड कार्ड, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो रेड कार्ड है ना वो किंग हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये आपका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पर आपने फॉर्मूला ही लगाया हुआ है। देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज किए कि सबसे पहले तो हम रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेड टोटल 52 होते हैं, 52 में से रेड कितने हैं? 26। 2 ही कलर के कार्ड्स होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक। 26 आपके पास रेड कार्ड्स हैं, राइट। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि वो रेड हो और कैसा हो, बट किंग हो। अब किंग आपके पास 4 ही होंगे एक डेक में, राइट। 2 आपके पास रेड होंगे, 2 आपके पास ब्लैक होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 2 ही चांसेस बन सकते हैं कि जो वो रेड हैं और वो किंग भी हो। कितने होंगे? वो 2 होंगे आउट ऑफ 52। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। सिंपली यहाँ से आपने वैल्यूज उठा के पुट कर दी। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जो सिंपल लॉजिकल अप्रोच से होगा, जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब आउट ऑफ 52 कार्ड्स उसने क्या बोला कि हमें तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि रेड कितने होंगे? 26 रेड होंगे। अब वो रेड में से किंग कितने होंगे? अब एक डेक में वही सेम चीज है, 4 किंग होते हैं, जिसमें से रेड के किंग कितने हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालें कि हमारे पास क्या आए? किंग आए, पर कैसा आए? रेड आए। तो वो कंडीशन आपकी यहां से स्टार्ट है, ये रेड थे और ये आपके रेड वाले किंग थे, राइट। तो मतलब कि यहां से स्टार्ट हुआ आपका। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं जो कि रेड हैं और किंग हैं? वो हैं 2। एंड आउट ऑफ कितने में से? 26 में से, क्योंकि कंडीशन किस पे लगी है? रेड पे लगी। तो अब आप टोटल 52 से नहीं लिखोगे, यहां से लिखेंगे। और अगर अब आप इसे देखो
ये अगेन आपके पास सेम आता है, तो यहाँ से भी हमारे पास सेम आ रहा है और यहाँ से भी हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपके पास क्या है, दो इवेंट्स हमारे एक साथ हो रहे, ए एंड बी। अभी तक क्या था, सिर्फ एक ही इवेंट था, तो मल्टीप्लिकेशन में दो इवेंट्स आपके एक साथ होंगे। इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक ही प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, साथ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जब आपका ए ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ए को हमने ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो और कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब साथ में क्या लिखना है, ए लिखना है, पर ए तब जब बी आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सिंपली आप इसे या तो ऐसे डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करो, सेम चीज है। कि एग्जांपल क्या है कि आपने एक डाई थ्रो किया है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो नंबर आएगा वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। अब ग्रेटर देन 3 मतलब 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 3 भी हो और इवन भी हो, वो क्या है, 4 या फिर 6 है। ठीक है, अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए हमने इस केस को बोला है कि नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 3 है, तो उसमें तो सिर्फ ये 3 ही ऑप्शंस है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, क्योंकि जब आप एक डाई थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6 बनेंगे। नेक्स्ट इस इवेंट को हमने बी बोला हुआ है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की जब आपका ए ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हमें इवन नंबर बताने हैं, किसमें से, ग्रेटर देन 3 से। तो ग्रेटर देन 3 से इवन नंबर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, तो जस्ट 2। बट यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, अब आपको जो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो किसके आएंगे, वो इस ए के ही आएंगे, और ए में कितने थे, 3 थे, तो नीचे 3 आ गया। अब हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना है, ये रही थ्योरम। ये देखो आपने वैल्यूज पुट की और यहाँ से हम इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि वो कितने इवेंट्स दे रहा है और वो आपसे पूछ क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक तो स्टिल ये काफी इजी है। इसी का अगर आप एक और एग्जाम्पल कंसीडर करना चाहो, कि सपोज कार्ड्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्ड्स का क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर सपोज हमने 2 कार्ड्स लिए हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, रैंडमली आपने कार्ड्स पिक किए हैं एंड इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने वापस से कार्ड रिप्लेस नहीं किए हैं। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों कार्ड्स क्या हो, किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं वो किंग हो। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको K1 और K2 की। K1 और K2 क्या है, किंग है। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसे कैसे लिखोगे कि K1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 आ गया, अब क्या चाहिए, K2 चाहिए, पर K2 कब चाहिए, जब आपका K1 ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब कार्ड्स कितने हैं टोटल, 52 हैं। 52 में से किंग आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल 4 किंग्स है ना, तो 4/52, साथ में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है। अब आपको क्या निकालना है, K2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पर जब K1 हो चुका है, मतलब 4 किंग्स थे ना, K1 तो हो चुका है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब कितने किंग बचे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 किंग्स बचे हैं। और कार्ड्स कितने हैं, हमने क्या यूज किया, बस आपको ये वर्ड का ये ध्यान रखना है, इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कार्ड जब हमने निकाला तो हमने उसे साइड पे रख दिया, वापस डेक में नहीं रखा। तो अब एक कार्ड कम हो चुका है, क्योंकि आप एक किंग पहले ही निकाल चुके हो, तो ये कितना बनेगा, 51। दैट्स इट, इसे आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है जब किसी एक इवेंट के होने से किसी दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसके लिए अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में ही अगर आप कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखो एक तो फॉर्मूला यही हो गया। नेक्स्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी करके, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या तो ए हो सकती है, और अगर आप इसे बी ए पे कंडीशन लगाओगे तो कितनी होगी, खाली की सारी खाली प्रोबेबिलिटी बी होगी। सिंपली अगर आप इंडिपेंडेंट इवेंट को
इस तरह से भी देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ए की जब आपका बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, पर ए और बी तो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो अगर वो हो गया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए आपका एज इट इज आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लें, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ऐसे डिफाइन करोगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आप उसे ए डैश करके लिखो या फिर आप उसे ए बार करके लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कि कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जब आप वन माइनस में टोटल प्रोबेबिलिटी कर दोगे, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। ये देखो सेम वे ऐसे लिख सकते हैं। किसी एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कंप्लीट सैंपल स्पेस की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की अगर आपको डिफाइन करनी है, क्या फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास देखो है ये भी ए यूनियन बी की, पर हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट इवेंट के अंदर क्या होता है कि जो आपका इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी अगर हम देखें, ए माइनस बी के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है कि आपने ए सेट से बी सेट को हटा दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने क्या निकाली, ये ए सेट की प्रोबेबिलिटी में से ये जो बीच में कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा, हमें बस इसे माइनस करना है। और ये कॉमन पोर्शन क्या है, ये आपका डिनोट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। दैट्स वाई हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। सेम वे हम ये भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसको कैसे लिखेंगे कि ए की प्रोबेबिलिटी माइनस उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी है बट उसके अंदर क्या है, बी नहीं होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी नहीं होना चाहिए। अगेन सेम ही तो बात बोल रहा है वो, बस इस वेन डायग्राम की हेल्प से आप ये सारी प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो, ये बिल्कुल सेम ही है। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 3 या 4 इवेंट्स ही आते हैं, तो अगर अब हम एग्जाम्पल लें और एक सैम्पल स्पेस बनाएं, यहाँ पर ये n इवेंट्स के लिए है बट हम सिर्फ 4 इवेंट्स ले लेते हैं। लेट्स से A1, A2, A3 और A4। अब ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है जितने भी AIs की ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इन सब का सम सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए और इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम इसमें एक इवेंट ले लें कि आपका कोई भी एक इवेंट है, लेट्स से इट्स B, कि ये बी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये इसका पूरा आपका जनरलाइज फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो मोस्टली बुक्स में इवेंट्स को E1 E2 से डिनोट किया हुआ है और जो आपको इवेंट कैलकुलेट करना है वो मोस्टली ए से डिनोट किया हुआ है, बट एग्जाम में वो चेंज हो सकता है। तो आप एज इट इज उसे लर्न मत करो, तभी मैंने यहाँ पर नोटेशंस को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप इसे समझ के लिखो। आप अगर वो क्रैम करोगे तो ही हमारा सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ये इवेंट पूछ रहा है उसकी, कैसे निकलेगी। अब हम 1 बाय 1 इवेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इवेंट को हमने डिनोट किया है A1 से, तो पहले तो लिख लो प्रोबेबिलिटी A1 की, फिर उसका प्रोडक्ट करो किसके साथ, उसका आपको प्रोडक्ट करना है जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इवेंट का नाम क्या है B, उस B की प्रोबेबिलिटी पर कब, जब वो A1 इवेंट हो चुका है। बस इतनी सी चीज आपको पहले समझनी है, उसके बाद आगे पूरा आप थ्रू लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, जो इवेंट आपको कैलकुलेट करना है जिस भी इवेंट के लिए, ठीक है। थे हमारे पास टोटल 4 इवेंट, तो फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, साथ में प्रोडक्ट, जो इवेंट निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी पर कब, जब वो फर्स्ट वाला ऑलरेडी हो चुका है तब। दैट्स इट। अब सेम वे आप नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड इवेंट कौन सा है हमारे पास, A2 है, ठीक है। अब उस A2 के अंदर निकालना क्या था, B इवेंट पर कब, जब आपका A2 हो चुका है। सेम वे आप 3 के लिए प्लस 4 के लिए जितने भी इवेंट्स आपके पास गिवन है आप उसके लिए लिख सकते हो। इसे आप बस क्रैम मत करना E1 E2 E3 E4 से, क्योंकि एग्जाम में नोटेशन चेंज होके आ सकती है। अब इसको समझने का बेस्ट वे है ये एग्जाम्पल।
इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। आपके पास 2 बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2। बैग 1 के अंदर हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 1 ब्लैक बॉल है। बैग 2 के अंदर हमारे पास 1 व्हाइट बॉल है और 3 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल्स है। आपको क्या करना है, एक बैग हम रैंडमली चूज करेंगे। अब देखो 2 बैग्स हैं तो रैंडमली आप बैग B1 चूज करो, बैग B2 चूज करो, कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि टोटल बैग्स कितने हैं, 2 हैं, 2 में से एक चूज करना है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, गेटिंग अ व्हाइट बॉल की, हमें उसमें से क्या मिले, व्हाइट बॉल मिले। अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट बैग में से मुझे व्हाइट बॉल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो फर्स्ट बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3, और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2। ये आ गया फर्स्ट। अब सेकंड बैग में से आपको व्हाइट बॉल मिले, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, टोटल बॉल्स कितनी है, 4। ये आ गया। अब सिंपल इसके अंदर आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। बस अब इसे ओपन करके आप वैल्यूज को कैसे पुट करोगे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर आप इसे ऐसे ब्रेक करो, इवेंट्स क्या हैं, B1 और B2 आपके इवेंट्स हैं 2। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाइट बॉल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट की क्या होगी, जैसे कि हमने लर्न किया था कि सबसे पहले आप फर्स्ट इवेंट लिखोगे, उसके साथ हम क्या प्रोडक्ट करेंगे, किसकी निकालनी है, हमें व्हाइट की निकालनी है। पर कब, जब वो B1 वाला इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, प्लस क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब प्लस सेकंड के अंदर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, सेकंड इवेंट क्या है, बॉल है B2, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, जिसके आप कैलकुलेट कर रहे हो, किसके निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल के निकाल रहे हैं। किस पर कब, जब वो B2 हो चुका है, मतलब B2 वाले में से। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्टली सेम यही तो है। अब आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो इसीलिए E1 E2 को क्रैम नहीं करना, ताकि आप ये फॉर्मूला अपने आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सको। नाउ बेस थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी में। अब इस थ्योरम को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि आपके पास अगेन सेम इवेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4, और बीच में हमने एक इवेंट ले लिया B। अब टोटल प्रोबेबिलिटी में तो हमें क्या निकालना था, वो B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी सिंपली। बट बेस थ्योरम में हमें क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस A1 इवेंट की जब आपका B ऑलरेडी हो चुका है, या फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है A2 इवेंट की जब B हो चुका है। ऐसे मतलब अब आपको ये जो आपके जितने भी ये मल्टीपल इवेंट्स थे, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ना कि उस इवेंट की जो हमने बीच में रैंडम लिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आप इसे कैसे ओपन कर सकते हो। अगेन इसको आप सिंपली लर्न करेंगे हम कैसे। देखो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, कैसे करते थे हम इसे, सेम वही रहेगा फॉर्मूला। इसको कैसे लिखेंगे, A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसे लिखते थे आप। अब उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ लिमिट्स पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे इस इंटरसेक्शन को कैसे ओपन करते थे आप, ऐसे ओपन करते थे। सेम यही चीज है, मतलब कि ये जो बेस थ्योरम है ना, ये सारी जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का क्रक्स है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी A1 की इनटू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, B की, कब, जब आपका A1 ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब आपका A1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही लिखते थे हम। बस यही चीज अब आपको यहाँ पे यूज करनी है। देखो कैसे, तो अब अगर हम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो क्या बनेगा, A1 के लिए लिख रहे हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले तो बहुत बड़ा आप डिनोमिनेटर बना दो, ये एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी। देखो कैसे याद करेंगे इसे, कि प्रोबेबिलिटी A1 की, साथ में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दूसरा इवेंट क्या है B की, जब आपका A1 ऑलरेडी हो चुका है। इसके डिवाइड में हमारे पास क्या लिखेंगे हम, जितना सब टोटल होगा सब, इसी को पहले सेम रिपीट करो जो आपने न्यूमरेटर में लिखा है, एग्जैक्टली सेम। नाउ प्लस ये एक इवेंट के लिए था, अब A1 के लिए है सेम, आप A2 के लिए लिख दो, A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2 प्लस A3 के लिए लिख दो, प्लस A4 के लिए लिख दो। सिंपल, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, A1 के लिए। अब सेम अगर अब मुझे A2 के लिए कैलकुलेट करनी होगी तो क्या करेंगे, तो बस सिंपल आप यहाँ पे 2 कर दो, न्यूमरेटर में आपके पास 2 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर हर केस में सेम रहेगा। 3 के लिए निकालनी है तो 3 कर दो, 4 के लिए निकालनी है 4 कर दो। ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, अब बस लास्ट चीज, इसको सेम एग्जांपल से समझते हैं जो अभी हमने
लास्ट इसके लिए किया है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, ये सेम एग्जांपल हमने लिया, सेम बैग्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बस छोटा सा चेंज है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी ही है, पर वो व्हाइट बॉल कहाँ से आई है, फर्स्ट बैग से आई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब आपको ऐसे लर्न नहीं करना, जैसे मैंने बोला वैसे ही करना, कि B1 की प्रोबेबिलिटी जब आपका ये वाला इवेंट हो चुका है, मतलब व्हाइट बॉल निकल चुकी है, कहाँ से निकली है, B1 से निकली है, तो कैसे लिखते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जैसे हमने ये किया था, सबसे पहले फर्स्ट इवेंट जो भी है B1, फिर साथ में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट क्या है, W मींस व्हाइट बॉल, जब ये B1 ऑलरेडी हो चुका है, दैट्स इट, ये न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में सेम आपको एज इट इज लिखना है, B1 इंटू W B1 प्लस कितने बैग्स हैं टोटल, 2 बैग्स है ना, तो यही एक बार और आ जाएगा, बस B2 के लिए सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ W B2, दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप ये वैल्यूज यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इन्हें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, सो इजी। सो इस तरह से आप बेस थ्योरम भी इजीली कर सकते हो, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो ये आपके सारे थे प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।